नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जहाँ उसका स्पेस रहा होगा अब वो क्या करेगा, 2 स्पेस पीछे चला जाएगा। इसीलिए ग्रुप में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी पहले जो ग्रुप था अब वो ग्रुप नहीं रह गया, अब ग्रुप में चेंजेस हो गए। तो पहले आपका जो ग्रुप रहा अब उससे 2 पीछे चला जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, Z-2 पहले जितना एटॉमिक नंबर था वो एटॉमिक नंबर अब पीछे चला गया। जैसे मान लीजिए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, यहाँ हमने नाइट्रोजन ले लिया। अब इससे अगर एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 पीछे जाने का मतलब है कि अभी ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब 2 प्लेस लेफ्ट जाएगा। कहाँ जाएगा पीरियोडिक टेबल में, 2 प्लेस लेफ्ट, 2 प्लेस लेफ्ट। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया गया है कि किसी भी पार्टिकल से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। और पीरियोडिक टेबल में वो जहाँ था उससे 2 प्लेस पीछे आ जाता है। ये 2 चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाता है बीटा पार्टिकल। अगर किसी से बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल ये हो गया ये। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z और यहाँ पे N। अब वहाँ पे देखिए अल्फा पार्टिकल निकला था, अब यहाँ पे क्या निकलेगा, बीटा पार्टिकल। और आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, परमाणु संख्या, और ये क्या है, परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और परमाणु भार वही रहता है। तो 1 अगर प्लस होगा तो ये लेफ्ट मूव करेगा कि राइट मूव करेगा, राइट, 1 प्लेस राइट। पीरियोडिक टेबल में अब ये राइट साइड यानी RHS की तरफ मूव कर देगा, राइट हैंड साइड। कहाँ पे, 1 प्लेस। और ये क्या कर रहा था, 2 प्लेस लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड कितना, 2 प्लेस। ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले इसको सॉर्डी फजान रसेल ने दिया था। इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करता है ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें ये कहा जाता है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, अगर उसमें अल्फा पार्टिकल हम निकाल दें उस न्यूक्लियस से तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल अगर डालते हैं हम उस हैवी न्यूक्लियस पे तो क्या होगा, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। ऐसे ही अगर उसमें हम बीटा पार्टिकल डालते हैं तो उस न्यूक्लियस पे क्या चेंजेस होगा, उसमें परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि अगर परमाणु भार में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये समस्थानिक बनाएगा कि संभारिक बनाएगा, ये भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। अगर परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है संभारिक बनाने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी। अगर बीटा पार्टिकल है तो संभारिक बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जितनी बार बनाएगा तो मास नंबर उसका सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो हमें संभारिक ज़्यादा मिलेंगे, समस्थानिक उतने नहीं मिलेंगे। एक अल्फा निकला, अब
ये बी हो गया, इसके बाद एक बीटा, इसके बाद ये सी हो गया, एक बीटा और निकल गया। अब ये क्या हो गया, डी। अब आपको इसमें चेक करना है कि इस सीरीज में कौन से समस्थानिक होंगे और कौन से समभारिक होंगे, ये चेक करना है। करके देखिए एक बार, क्या समस्थानिक कौन सा समभारिक निकलेगा। देखिए कैसे सोचना है। अब यहाँ से मान लीजिए अल्फा निकला, तो अल्फा या बीटा निकलेगा तो पहली बार तो नया एलिमेंट बनेगा, ये सीधी बात है। इसीलिए हमने यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक अल्फा निकला है तो जितना एटॉमिक नंबर था उसमें कितने की कमी, 2 की कमी। अभी आपने यही पढ़ा है कि उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है, तो हमने 2 की कमी कर दी और उसके परमाणु भार में 4 की कमी, ठीक है। तो ये हमारा बी आ गया। अब बी, अगर अब इसके लिए हमें बीटा निकालना है तो हम ये न्यूक्लियस अब हमारे लिए ये हो गया, अब हम उसको नहीं सोचेंगे, उसका काम खत्म। अब हमारे लिए न्यूक्लियस ये हो गया। अब इसमें अगर एक बीटा निकलेगा तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, जितना परमाणु क्रमांक था, परमाणु क्रमांक हमारा इस समय इतना है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि मतलब 1 इंक्रीमेंट, तो हमने क्या किया इसमें +1 कर दिया। अब -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1, यही आएगा जो लिखा था परमाणु क्रमांक, बस उसी में 1 की वृद्धि करनी है। तो Z-2 लिखा था, हमने क्या किया, 1 की वृद्धि कर दी इसमें, तो +1 किया, -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है लेकिन साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो इसमें -2 बड़ा था, इसलिए साइन किसका आया, माइनस का साइन आया है, ठीक है। यही आपका 2 - 1 होता तो क्या आता, +1 होता, तब साइन किसका आता, जो बड़ा है, यानी 2 बड़ा है तो 2 में प्लस साइन उसका आ जाता। जैसे Z +2 - 1, अभी ये केस देखे दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो माइनस है, यहाँ पे बिल्कुल साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z+1, वहाँ क्या आ रहा है Z-1, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन होगा। तो ये आपने Z-1 लिख दिया। अब ऊपर क्या होगा, सेम, क्योंकि मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया M-4, ये हमने ऐसे क्यों लिख दिया। अब हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए न्यूक्लियस का काम ये करेगा, अब आगे से मतलब नहीं है। तो अब ये न्यूक्लियस हो गया, अब ये Z-1 यानी Z-1 और क्या निकल रहा है, बीटा, तो बीटा निकल रहा है, तो 1 की वृद्धि यानी +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, सिंपल Z, क्योंकि हम किसी को 1 रुपये दे दें फिर 1 रुपये ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास जो है उतना ही बचेगा। तो ये हो गया Z। अब हमने यहाँ Z लिख दिया, अब मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, M-4। इतने में किसी को दिक्कत, किस तरह से हमने किया है, देखिए। अब ये तो हमारा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया कि हमने ABCD फाइंड आउट कर दिया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, मास नंबर कितना होगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से समस्थानिक होंगे, कौन से समभारिक होंगे, यानी आइसोटोप कौन से हैं और आइसोबार कौन से हैं। तो आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप की पहचान क्या है,
ठीक है, परमाणु क्रमांक समान, यहाँ पे परमाणु भार समान। अब इतने में ए बी सी डी में देखिए कहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है। सबसे पहले ए के कंडीशन को देखिए, पहले परमाणु क्रमांक देखिए कहाँ कहाँ सेम दिखाई दे रहा है। जब हम परमाणु क्रमांक को देखते हैं तो हमें भार से मतलब नहीं होता है, सिर्फ हम परमाणु क्रमांक ए और डी, यहाँ पे देखो जेड दिखाई दे रहा है। अब हमें जेड यानी परमाणु क्रमांक सिमिलर चाहिए। आगे बढ़े, यहाँ नहीं दिख रहा सेम, फिर आगे बढ़े, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ बढ़े तो जेड दिखाई दे रहा है। परमाणु भार से हमें मतलब इस समय नहीं है, हमें सिर्फ परमाणु क्रमांक देखना है। ए और डी वाला केस क्या हो गया, परमाणु क्रमांक उसका समान हो गया। ऐसे ही अब हमें देखना है परमाणु भार से, यानी आपका मास नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे गए मास नंबर कितना था m, आगे चले m-4 हो गया, यानी यहाँ सिमिलर नहीं है। m-4 और आगे चले, ये m-4 दिखाई दे रहा, और आगे चलो m-4। इसका मतलब है बी सी और डी, ये तीनों केस कौन से हो गए, आइसो बार। ये आइसो बार हो गए और ये आइसो बार। ठीक, आपने समस्थानिक और संभारित निकालना देख लिया। हिंदी में लिख रहे हैं भाई, कोशिश करें आज, ठीक है ना। कल इन्हें चिंता हो गई थी, इन्होंने कहा आपने एक वर्ड भी हिंदी नहीं लिखा, हमें टेंशन हो गई, तो हमने कहा अच्छा चलो कल देखते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया कि आपको कैसे आइसोटोप पहचानना, आइसोबार्स कैसे पहचानना, एटॉमिक नंबर मास नंबर को देखते हुए जस्टिफिकेशन करना है हमें कि अगर एटॉमिक नंबर सिमिलर है तो आपका आइसोटोप्स हो गया, मास नंबर सेम है तो आइसोबार्स हो गया। अब बात करते हैं अल्फा बीटा। जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, तो उसमें से कितने अल्फा और कितने बीटा निकले होंगे, क्योंकि हम बार बार तो ऐसे +2 -2 ऐसे करके तो नहीं निकाल सकते, ऐसे तो बार बार चेक ही करते रहेंगे। तो एक परफेक्टली फार्मूला भी हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे निकल रहा है अल्फा बी और इससे निकल रहा है बीटा, दोनों निकल रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब इसका हो गया है यहाँ टी और ये हो गया है टी, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अब कितना चेंज हुआ है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उससे अल्फा भी निकला और बीटा भी निकला, और मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज हो गया है, लेकिन हम नहीं जान रहे कितने कितने निकले हैं। तो इसका मेथड ये है कि हमें अगर निकालना है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। परमाणु भार में जितना अंतर होगा उसको 4 से भाग लगा दो बस, तो हमें पता चल जाएगा कितने अल्फा पार्टिकल निकले हुए हैं। अब परमाणु भार में यानी मास नंबर में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या है Q और वहाँ पे क्या है M, तो क्या होगा M-Q। इसका डिफरेंस हमने कर लिया, जितना ऊपर लिखा होगा हमने उसका डिफरेंस किया, इसके बाद अपॉन 4 कर दिया, तो जितना आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही निकालना है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, पहले इसको रूल समझ लीजिए इसका।
जितना अब अल्फा पार्टिकल हमारा आया होगा उसको हमने यहाँ लिखा और 2 से गुणा लगा दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद माइनस लगाया और जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस था यानी Z माइनस P उसको हमने माइनस करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लेते तो समझ में आएगा। पहले रूल समझ लीजिए, हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है तो क्या करेंगे, जो मास नंबर है दोनों को हमने घटाया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर आएगा वो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि उतने अल्फा पार्टिकल से निकले। अब बीटा निकालना है तो जितने भी अल्फा पार्टिकल आए होंगे उसको 2 से हमने गुणा लगाया, इसके बाद माइनस कर दिया एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, जितना डिफरेंस लगा, इसके बाद जो आएंगे वो क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल। यानी इस न्यूक्लियाई से इस न्यूक्लियाई के कन्वर्जन में इतने अल्फा और इतने बीटा निकले होंगे। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी, अपने आप करिएगा, पड़ोसी से पूछ के नहीं। थोरियम और लेड, थोरियम कन्वर्ट हो रहा है लेड में। अभी जैसे आपको जो रूल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए आप, आंसर बताइए बस, अल्फा और बीटा। हाँ 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, बस आंसर बताइए बस। 13 14 में कितने अल्फा कितने 28 कितना आया, घटाने पे कितना आया, यहाँ कितना आ रहा है 28, आपने यहाँ माइनस किया तो कितना आया 28। अब 28 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबसे पहले अल्फा ही निकालना पड़ेगा आपको, जो न्यूक्लियाई दिया होगा मास नंबर को दोनों को घटा दिया आपने और 4 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल आपका आ गया कितना 7 अल्फा पार्टिकल्स आ गए। अब आपको दूसरे में क्या करना है, इसको यूज करना है, तो 2 मल्टीप्लाई अल्फा पार्टिकल कितने थे 7, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे माइनस किया 82 से 90 माइनस 82 माइनस करो, यहाँ पे कितना हो गया 14 और यहाँ कितना हो गया 8, घट के कितना आ जाएगा 6, यानी इसका आंसर ऐसे दिया होगा 7,6, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 6,7, तीसरा ऑप्शन 8,4, चौथा ऑप्शन 4,8, ऐसे दिया होगा। तो आपको किसको टिक करना है, बस ऐसे चूज कर लेना है। 6 7 भी कोई चूज कर रहा है क्या,
क्वेश्चन में पहले अल्फा लिखा है कि बीटा लिखा है, ये भी देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं लिखाओ पहले बीटा लिखाओ फिर अल्फा लिखाओ, जो पूछेगा वही आप आंसर पहले देंगे। अल्फा है, अल्फा में -2 हो रहा था ना, तो हम अगर 234 से 6 घटाएंगे तो 28 बचेगा। 28 में से 2 तो माइनस होना था नहीं, ऐसे नहीं निकालते क्योंकि साइमल्टेनियस उससे बीटा भी बीच बीच में निकल रहा है। ये जो बीटा आपके 6 बीटा निकले हैं, ऐसा नहीं होगा कि पूरे अल्फा निकलने के बाद बीटा निकलना शुरू होगा। साइमल्टेनियस वो आपकी पूरी साइकिल है, उसमें बीच बीच में अल्फा भी निकल रहे हैं और बीटा भी निकल रहे हैं, तो आप ये डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे सीधा सीधा होता तो आप क्या करते, 2 में 2 बार कमी कर दी जितने निकले होंगे, लेकिन कितने निकले हैं आपको कैसे पता चलेगा, तो कमी कितनी बार करेंगे आप। सम विषम वाला रूल चल रहा है, एक वो सीक्वेंस वाइज है, सम विषम में नहीं होता, वो पूरी साइकिल है आपकी, जैसे 3 तरह 4 तरह की सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। वो ये रैंडम भी आपसे पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कोई साइकिल नहीं पूछेगा। इससे इजी मेथड तो कुछ हो ही नहीं सकता। मास नंबर को आपने माइनस किया और 4 से डिवाइड कर दिया, तुरंत आपको पता चल गया कितने अल्फा इससे निकले हैं पूरी साइकिल से। इसके बाद आपको बीटा निकालना है, तो जितने अल्फा उससे 2 से मल्टीप्लाई आपने किया, फिर उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, उससे बस आपको बीटा पता चल गया। हो गया, इतना ही करना है। दूसरा क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे बिना किसी से पूछताछ किए। देखते हैं कौन सही बताता है। और कौन सबसे पहले बताता है ये भी देखना, सबसे पहले और सबसे सही। मैं ऑप्शन दे देती हूँ। ये 16 इसका मतलब 32 तो इसका 96 इसके 4 इसके नीचे आएगा। बस 1 2 3 4 में बताइए कौन सा करेक्ट, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 8 इसका है अल्फा का, और बीटा का। उन्होंने दूसरा बताया कि आप कोई और बताना चाहेंगे, सिर्फ आंसर। अल्फा का 1 सेकंड वाले का 6 वाले का 56 आएगा, फिर ये बता सेकंड को 32 8 6 ऐड वाला सेकंड को ये वाला आंसर कई लोग बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कितने लोग बता रहे हैं, इसके अलावा वाले हैंड रेस करें अपना। कोई नहीं, कुछ लोग कहीं भी नहीं कि हम कहीं भी नहीं। इसको किससे घटाना है, 238 को 2 से इससे डिवाइड करें, 4 से कितना आएगा यहाँ 32 ठीक है। अब अगर आपको बहुत जल्दी है, एग्जाम टाइम में मान लीजिए टाइम नहीं है, लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी कर लें, तो चारों ऑप्शन में अल्फा देखें तो बस इसी में 8 लिखा है, तो क्या करेंगे, हमें बीटा की ज़रूरत निकालने की नहीं है। अगर बहुत जल्दी है तो तब ये करना। अगर यही दूसरा ऑप्शन मान लो कि जो है यहाँ पे दिया होता 8 5, तब हमें बीटा भी निकालना पड़ता, क्योंकि हमें उससे डिफाइन नहीं हो रहा है कि हमारा कौन सा करेक्ट है।
कल ये 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, बताए थे ना, और फिर एक आध न्यूमेरिकल कराने की बात हुई थी। एक न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए इसका, लिख दो कि नोट करा। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या गिवन है, पहले ये देखो, फिर उसके बाद आपसे क्या, सबसे पहले कह रहा है कि हिंदी में एक बार समझ लीजिए इसको। आपके पास कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, सीजियम है आपके पास, वो क्या कर रहा है, उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड 30 ईयर है। इसका मतलब 30 साल में वो जितना है उसका आधा होगा। पहली लाइन का मतलब ये है कि आपका सीजियम है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर रहा है और 30 सालों में वो जितना था उसका आधा हो गया। हाफ लाइफ टाइम पीरियड का मतलब ये हो गया। इसके बाद कह रहा है स्टार्टिंग विथ 1 mg, स्टार्टिंग हो रही है 1 mg से। इसका मतलब जब वो बिखरना यानी टूटना डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर रहा है तो शुरू में कितना है 1 mg है। तो हाउ मच वुड रिमेन आफ्टर 120 ईयर्स, 120 साल बाद वो कितना बचा रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो आपसे कह रहा है, जैसे आपके पास वहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, 1/2 n। अब ये कह रहा है कितना बचा रहेगा, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है कि उतने टाइम के बाद कितना वो बचेगा। तो क्वेश्चन से ये डिफाइन हो गया कि आपसे रिमेनिंग पार्ट यानी n पूछ रहा है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे n नॉट आपको, n नॉट मतलब शुरू में कितना था। अब यहाँ से देखिए लैंग्वेज से पकड़िए कि शुरू में कितना था, 1 mg, कितना था 1 mg, शुरू में 1 mg था। अब इसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, t = n × t²। अब यहाँ पे t मतलब वो टाइम पीरियड है जितने टाइम पीरियड के बाद वो पूछ रहा है आपसे कि कितना बचा रहेगा या कितने टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे t आपको कितना दिया है, 120 साल, कितना दिया है 120 साल। और यहाँ पे n आपको यहाँ से मिल गया और t हाफ यानी हाफ टाइम पीरियड कितना है, अर्ध आयु, उसकी अर्ध आयु कितनी है, वहाँ पे देखिए 30 साल हो गया। ये सब हमने वहीं से लिया, लेकिन उसको पढ़ के क्या क्या गिवन है ये आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए n निकल सकता है हमारा, इस फॉर्मूले से अगर n निकालेंगे तो 120/30 कितना आ गया, 4 आया, 4। अब इस 4 को अगर हम ऊपर रख दें तो हमें पता चल जाएगा रिमेनिंग कितना बचा, होल पावर। अब इस n की जगह हम कितना रख दें, 4। n नॉट शुरू में कितना था 1 mg। आप इसको सॉल्व करके बताइए कितना है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 तुम बताओ कितना है, 1/32 कितना हो गया, 1/16 कितना हो रहा है बताओ,
6 पॉइंट 8 निकल जाएगा। कितना है? 0.0625, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना कैसे है, यहाँ पे हमारा 1 है और ये 1/2 का होल पावर 4 हो गया। इसका मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही बचेगा और 1/2 की होल पावर अगर हम 4 करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 1/16 इस तरह से। तो 16 को हमें क्या करना है, 1 से भाग लगा के रखेंगे तो जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमें अगर डिवाइड करने में इतनी दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन हमें 4 दिए रहेंगे। तो पहले तो ये क्लियर है कि 1/, है तो पॉइंट में आएगा आंसर, ये चीज़ क्लियर हो गई। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1.2, 1.4, 0.8, 0.06 ऐसे करके दिए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है सपोज ठीक। तो आप क्या करेंगे, 1.2, 1.4 तो नहीं हो सकता क्योंकि क्या कर रहे हैं 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया। अब बच रहा है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। तो जो कि 1/16 है, अगर 0.5 कब आता है, 1/2 हो तो 0.5 आता है ना। अब ये 1/2 से कितना ज़्यादा दूर है, देखिए 16 लिखा है ना, तो इसका मतलब 0.0 तो आएगा ही आएगा। ये वैसे भी क्लियर है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो चारों ऑप्शन देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा, लगाने की जरूरत। दूसरा, अगर फिर भी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा तो क्या करेंगे, 16 को ये जो नीचे आया हुआ है 16 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 से, तो यहाँ पे हमारा जो है इसका जो नीचे का मल्टीप्लाई, यहाँ 1/16 है ना, 1/6 इसका मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे तो नहीं ऐसे नहीं, डिवाइड ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहे थे कुछ, लेकिन इसमें आप डिवाइड करके ही देख सकते हैं कि डिवाइड करिए तो चल जाएगा। लेकिन अगर 1/2 यानी 0.5 है अगर आपका, तो अगर 1/2 से नीचे का नंबर और छोटा होता जा रहा है तो इसका मतलब 0.0 में तो आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन लगा के बताता है। अब बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन देते हैं, ऑप्शन भी देते हैं। हाँ ऑप्शन दे दीजिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऑप्शन दे दीजिए। ज़्यादा डिवाइड ना करना पड़े, ऐसा ऑप्शन है। चलो ऐसा देते हैं कि आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ डायरेक्ट। लीजिए, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं।
पहले कह रहा है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी टी हाफ आपको दे दिया 30 दिन, ठीक। दूसरा कह रहा है हाउ मच ऑफ इट विल बी लेफ्ट आफ्टर 90 डेज, यानी टी आपको दे दिया 90 डेज। अब पूछ रहा है आपसे कि एन, यानी 90 दिन के बाद एन कितना बचेगा। अगर एन नॉट नहीं दे रहा है हमें क्या दिक्कत है, एन नॉट हम ऐसे ही रख देंगे, नहीं 1 भी नहीं रखेंगे, ऐसे ही रख दो, क्योंकि ऑप्शन में देखो एन नॉट दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर दिखाई दे रहा है, जब नहीं दिखाई देता होता तो हम क्या रखते हैं 1 रख देते हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है तो एन नॉट को एन नॉट ही रखते हैं। अगर नहीं दिखाई देगा तो वहाँ 1 रख देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू में 1 रहती है, 100% रहती है। आंसर यहाँ आ चुका है। अभी कुछ लोग और थोड़ा सा देख लें, नहीं तो मैं बताऊंगी। देखा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बचा दिया ना। ये सेकंड, लेकिन आप दोनों में दिया है ना, इसीलिए दिया था कुछ लोग मान आते हैं। ठीक है, ये डिवाइड करना है ना, ये तो यही रहेगा नंबर ऑफ डिवाइड बाय सेकंड। देखिए पहली बात तो ये कि ये वाला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया। कैसे डिवाइड करना है ना, ये कोई भी एलिमेंट न्यूक्लियाई है आपका, वो इंक्रीज नहीं करेगा। एन नॉट का मतलब है कि वो 8 गुना हो गया, इसका मतलब तो ये बना भाई 8 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर कोई चीज़ इतने दिनों में घट रही है तो बढ़ेगी कैसे। अगर दूसरा ऑप्शन हम दे दें 2, जैसे ये दिया मान लो 2 एन नॉट, इस तरह से करके कई ऑप्शन दे दें तो क्या होगा, वो वाला ऑप्शन तो होगा ही। तो ये पहले ही हमने हटा दिया, तो एक ऑप्शन तो हमारा हट गया, ठीक। अब उसके बाद टी हाफ दिया हुआ है 30 डेज, टी हमें दे दिया 90 डेज। तो सबसे पहले टी इक्वल टू एन टी हाफ, टी 90 एन टी हाफ 30, एन कितना हो गया 90/30 एन इक्वल टू 3 हमने निकाल लिया। इससे ये फॉर्मूला हमारा एन निकालने के ही काम आता है, ज़्यादातर एन हम इसी से निकाल देते हैं। अब एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की होल पावर। अब हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें जो पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था, एन पूछ रहा है, तो एन नॉट और ये 1/2, अब होल पावर एन हमें कितना आया 3, तो एन नॉट और 1/2 की होल पावर 3 यानी 1/8, तो हमने लिख दिया उसको नीचे 8 लिख दिया, तो एन नॉट बाई 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ कठिन था इसमें। क्या होता है, ये कौन सी लैंग्वेज निकल रही है पता नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमसे बात नहीं। ये क्वेश्चन और परसेंट वाला कराते हैं, देखिएगा परसेंट के फॉर्म में आता है तो कैसे, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ कहाँ दिक्कत है, जल्दी से बताओ, हो गया।
पर क्वेश्चन पढ़िए, क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, पहले इसको पढ़िए। ये बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ द आइसोटोप रिड्यूस मेडिकली 25% कम होगा, अमाउंट ऑफ 25% कम होगा। कितना होगा मतलब 25%। सब पता चल रहा है, कोई भी चीज इसमें छुपी ही नहीं है, सब दिख रहा है, बस आंखें चाहिए, आंखें चाहिए बस देखने के लिए। तीसरी आंख, चलो देखो लेकिन ये जो पावर में दिया है ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन में पढ़िए। पहला लाइन लिखा हुआ है हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ यूरेनियम इज 2.5 × 10⁵ टी हाफ आपको अर्धायु दे दिया। अब चाहे वैल्यू कितनी भी हो उसमें घबराने की क्या जरूरत है, जितना भी बड़ा से बड़ा दिया होगा आप वैसे उठा कर रख लीजिएगा, क्या दिक्कत, यहाँ पे खत्म काम। उसके बाद कह रहा है इन हाउ मच टाइम इज द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप, जो आइसोटोप है हमारा वो रिड्यूस होके कितना हो गया है 25%। तो अगर परसेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है शुरू में 100% रहा होगा। जैसे आप लोग मॉल जाते हैं तो मॉल में कहता है 50% डिस्काउंट, कहता है ना, तो अगर कोई शर्ट 400 की है और उसमें 50% डिस्काउंट है तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि 200 की हमें मिल जाएगी, तुरंत समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं, वो तो नहीं बता रहा है कितनी की है, इसमें तो यही लिखा है ना 50% डिस्काउंट, तो आपने क्या किया परसेंट के हिसाब से उसका लगा लिया कि भाई परसेंट के हिसाब से कोई चीज़ 100 रही होगी और उसका 100 का मतलब है कि अगर वो 50% अगर आपको दिखा रहा है तो 400 होगा, 400 अमाउंट है, 50% डिस्काउंट होगी कितने की मिल जाएगी 200 की। अगर वही आपको ये लिख दे कि ये 25 रुपये की है ना, तो आप तभी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर परसेंट उसमें आपको दिख दे तो आप समझ जाएंगे परसेंट मतलब 100। कहीं भी परसेंट अगर दिखे तो इसका मतलब शुरू में कितनी रही होगी 100। इससे इस लाइन से ये क्लियर होगा। तो हमें क्या करना है n = 1/2 की होल पावर n। अब यहाँ पे हमें कह रहा है n मतलब रिमेनिंग अमाउंट, n मतलब घटा हुआ बाद में कितना बचा है, तो कह रहा है 25% बचा है। अब शुरू में कितना था, शुरू में परसेंट में कह रहा है तो इसका मतलब शुरू में 100 रहा होगा, वो चीज़ 100 रहा होगा, घटते घटते कहाँ गया 25%, तो ये हो गया 100, शुरू में 100 था आपके पास, ठीक है। अब हमने यहाँ 1/2 की होल पावर n कर दिया, ऐसा कर दिया। अब जब भी हमारा 1/2 होता है तो हमारा पहला काम ये होता है कि इधर जो डिजिट दी हो उसको भी 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे 25 ये लिखा है और ये 100 को कहाँ ले आएंगे यहाँ, ये बन गया 1/2 की होल पावर n। अब हमें कुछ ऐसा इसको बना लेना है कि 1/2 जैसा हो जाए, यानी बेस हमारा इक्वल हो जाए। जब बेस हमारा इक्वल हो जाता है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। 25 चौको 100 कट गया। अब हमारा ये 1/4 जो आ रहा है तो 1/4 को हम 1/2 की होल पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो 1/2 की होल पावर 2 लिख दिया हमने। इधर हमारा क्या था 1/2 की होल पावर n। अब हमारा बेस देखिए इक्वल, बेस इक्वल हो गया। हम तब तक पावर को कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हमारा जो है बेस इक्वल ना हो, ठीक है। तो बेस हमारा जब इक्वल हो जाएगा तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करेंगे तो n = 2, n = 2 आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप ये देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना टाइम अब उसको लगेगा 25% रिड्यूस होने, इसका मतलब है ये t पूछ रहा है हमसे, तो t = n × t½ अब n हमने निकाल लिया 2, n निकाल लिया 2 और t½ यानी अर्धायु हमें गिवन है, कितना गिवन है 2.5 × 10⁵ ये हमने रख दिया, ठीक है। अब 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5।
5.0 यानी 5। यही आंसर आपको गिवन था, 5 गुणे 10 की पावर 5। एक ऑप्शन ये था, ऐसे दिया था ऑप्शन। ऐसे दिया था, लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए छोटा सा ही कुछ नहीं था। बस पहला क्वेश्चन जो आपने किया वो एज इट इज जैसे इक्वेशन दी थी वैसे आपने वैल्यू रखी। दूसरा क्वेश्चन हमने इसलिए दिया कि अगर वैल्यू नहीं दी है तो भी आप 1 मान के, या जो दिया है एन नॉट है तो एन नॉट के फॉर्म में रख सकते। तीसरा न्यूमेरिकल हमने इसलिए कराया क्योंकि परसेंट के फॉर्म में दिया था, तो परसेंट के फॉर्म में 100 मान के भी आप कर सकते। इसलिए बस इसमें यही 3 न्यूमेरिकल्स हैं, ये 3 आपने ढंग से समझ लिए तो आप कर लो। इसमें इस वाले चैप्टर में छोटे से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। एक अल्फा बीटा नंबर निकालने वाला बनता है, एक ये वाला बनता है, इसलिए मैंने ये दोनों करा दिए हैं आपको। क्या होता है कि हम लोग बहुत डीप स्टडी कर ले जाते हैं, डीप स्टडी करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ छोटे छोटे से फैक्टर रहते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अरे ये तो जाने दो कोई बात नहीं। और अगर वही क्वेश्चन हमारे 2-4 हम पकड़ लें, हम सिलेक्शन के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें हम इग्नोर करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट भी वही है, ज़्यादातर बच्चे सोचते न्यूमेरिकल कोड करते हैं। आप जैसे यहाँ करा दिया, ऐसे ही पीएस से भी न्यूमेरिकल करते हैं, पीएस से भी सिंपल से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो वहाँ से भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी जगह है जहाँ से न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये आप एग्जाम दे सकते हैं या हम बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि साइंस इसमें ज़्यादा डिमांड रहती है। रेडियो एक्टिव सीरीज, जैसे आपका ये अल्फा बीटा जब निकलता है तो उसके बेसिस पे हमारी 4 तरह की सीरीज हमें मिलती है, थोरियम, नेप्टूनियम, यूरेनियम और एक्टिनियम। तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि 4n+1 सीरीज का नाम क्या है, 4n+2 सीरीज का नाम क्या है। इस तरह से आपसे सीधे सीधे नाम पूछता है, तो आपको ये याद कर लेना है, पहला वर्ड याद कर लीजिए। जैसे ये T हो गया, N हो गया, U हो गया और A हो गया। जैसे किसी बच्चे का नाम तनु होता है ना, TNU तनु, उसी में पीछे A और लगा दीजिए बस, तो ये आपको याद रहेगा, तनु A, ठीक। तनु कुछ भी याद कर लीजिए, आपको जैसे याद हो जाए, मतलब मैं याद करने का बता रही हूँ मेथड, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। 4n+1 2 3 बिल्कुल सीधी से यही बस पूछता है आपसे, +1 वाली कौन सी है, 2 वाली और 3 वाली। इस तरह से आप याद कर लीजिए बस। यहाँ तो किसी लड़की का नाम तनु है, कैसे भी अप्लाई कर लीजिए, जैसे आपका फार्मूला बन जाए। इसीलिए फार्मूले भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सबका अलग अलग मेथड होता है फार्मूला बनाने। पता चला हम किसी का नाम बिगाड़ते हैं, वो अलग चिल्लाए। बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना ही। हम इससे ज़्यादा डीप जाएंगे तो आप परेशान। ये हो गया, ठीक है, जल्दी करो इसे खत्म करना है। सी सेट हमने ही पढ़ाया था, जब अभी 2 साल पूछे ये सब बच्चे, पूरा सी सेट हमने पढ़ाया। अभी जो पहले के बच्चे होंगे पूरा रीजनिंग मैथ सब कवर किया था, और मेरे ख्याल से सब्जेक्ट से अच्छा मैं क्लियर करती हूँ, ये भी बात। पूरा रीजनिंग मैथ, एक इंटरेस्ट की बात होती है। देखिए मेरा इंटरेस्ट, इस वजह से हम कर लेते हैं,
समझाने की, देखो आपको कितना तो वो तो मायने है, लेकिन समझा कितना पाते वो मायने रखता है। मुझे कई सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इधर उधर स्टडी करते करते मुझे जो है मैथ्स भी आता है, बायो भी आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट में और रीजनिंग है। ये 4-5 में मेरी पूरी पकड़, इतना जो है मैं हर समय करता हूँ। सब फिजिक्स के लिए पूछ रहे हैं सर, क्या इसको मतलब ज़्यादा प्रेफर करना चाहेंगे आप? है पैनल में एक टाइप मोमेंट सर, थीसिस मतलब फिजिक्स बता रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाने के लिए टीचर को है, सारे सर पढ़ाते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी आप पढ़ाती है, केमिस्ट्री, बायो हो चुका आपका? हाँ वो तो बायो चल रहा है, कुछ पेंडिंग। अच्छा बायो चल रहा है, लेकिन फिजिक्स में पहला चैप्टर मतलब क्या कहते हैं इसको, पता हो राशियां होती, राशियां का शुरू हुआ है। अच्छा जैसी इच्छा हो वैसा कर लीजिए, ठीक चलिए। ठीक आप शुरू। भाई क्लास लगेगी तो मैं पढ़ा दूँगी, और बाकी मैं अपना 100% ही देने की कोशिश करती हूँ कि जितनी चीज़ें हैं कम से कम आपको उतने ही टाइम में सब मिल जाए। ऑब्जेक्टिव भी देने की कोशिश करती हूँ, सब्जेक्टिव भी जितना रहता है कोशिश करती हूँ सब कम से कम मैं टाइम में दे दूँ, बाकी और चीज़ों से मुझे मतलब नहीं। एक लैम्डा है, अभी देखिए T12 = 0.693 अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट। ये लैम्डा है डीके कांस्टेंट यानी विघटन स्थिरांक। जो विघटन हो रहा है वो कितने टाइम में हो सकता है। जैसे T12 आपको पता चल गया, अब इसका भी छोटा न्यूमेरिकल बन जाता है कि विघटन स्थिरांक आपको दे दिया और पूछ लिया अर्धायु क्या होगी। तो T12 = 0.693 अपॉन लैम्डा। इससे हमने क्या निकाल दिया? T12। तो हमें बस इसके न्यूमेरिकल कम आते हैं, बस हमें पता होना चाहिए। तो हमारा ये जो है छोटा सा एक फार्मूला करके पूछ लेता है बस कि एवरेज लाइफ का फार्मूला क्या होगा और इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा इससे कुछ नहीं पूछना। इसके बाद आ जाता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। इसके बारे में बताइए। वो हाइड्रोजन में बनता है और नाभिकीय विखंडन वो होता है जब दो छोटे एक बड़ा परमाणु दो छोटे परमाणु में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन होते हैं। जो छोटे परमाणु आपस में जुड़ते हैं जो सन की एनर्जी होती है वो किसका एग्जाम्पल है? नाभिकीय संलयन का। हाइड्रोजन बम किसका एग्जाम्पल है? संलयन का, नाभिकीय संलयन का यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम, एटॉमिक रिएक्टर। भाई 3 चीजें हैं, देख लीजिए, ठीक है। पहले तो हो गया एटम बम, जो परमाणु बम इधर उधर गिराते रहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? पहली चीज तो ये हो गया आपका विखंडन का, ठीक है, फिजन का। इसके बाद आपका एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर भी एग्जाम्पल है आपका विखंडन का। इसके बाद हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। तो ये इस तरह से अलग अलग है। अब फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? जैसे आपका फ्यूजन होता है, फ्यूजन में आपका बड़ा नाभिक होता है, बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसमें जो एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा निकलती है, और फ्यूजन में जो होता है उसमें एनर्जी कम निकलती है। और ये जो आपका फ्यूजन होता है यानी जो आपका विखंडन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती है इसको शुरू करने के लिए। ये अपने आप भी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर भी है तब भी देखिए ज्वालामुखी वगैरह सब फूट जाता है ना, ये बिल्कुल इजी गोइंग टेम्परेचर पर हो जाता है। लेकिन जो फ्यूज़न है हमारा, उसको अगर इनिशिएट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो हो पाएगा। तो ये 3-4 डिफरेंसेस है इसमें, तो हम लोग कंपाइल करके इसको, ठीक है।
फ्यूजन और फ्यूजन। सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे आपके। न्यूक्लियर फिजन। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास कि न्यूक्लियाई बड़ा यूरेनियम है, न्यूक्लियाई आपका बड़ा। अब इसने न्यूट्रॉन से रिएक्शन की तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया, छोटे छोटे नाभिक में टूट गया। अब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन निकले? 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकले। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लियर फिजन का। अब ये न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल है चेन रिएक्शन, यानी श्रृंखला रिएक्शन अगर पूछी जाए किसका एग्जाम्पल है तो किसका है? न्यूक्लियर फिजन का। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल। 2 टाइप का हो गया आपका। अनकंट्रोल मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा है कंट्रोल चेन रिएक्शन। जैसे ये इतनी एनर्जी जो निकल रही है, इसको हम अगर चाहें तो अगर बचा ले जाए तो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे, तो बिल्कुल यूज़फुल अगर उसको बनाना है तो एक तो हो रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो परमाणु बम की तरह हो गया, या एटम बम कहीं डालना है तो हमसे वो किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका अनकंट्रोल्ड, यानी हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। एक न्यूट्रॉन से 3 निकलेंगे, फिर फर्दर 3 से 1 से फिर 3, फिर 1 से फिर 3, ऐसे ये रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी कंटिन्यूअस। जैसे आपने ये यूरेनियम लिया, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है, अब इस न्यूट्रॉन से बाद में कितने निकले? 1 2 3। अब ये 3 न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब ये 1 से 3 बन गए। अब इस 1 से क्या होगा? फिर से फर्दर 3 बन जाएंगे, इससे फर्दर 3 बने, इससे क्या होगा? फर्दर फिर 3 बने, है ना? इससे क्या होगा? अब ये जो 1 निकला, फिर इससे 3, ऐसे करके ये साइकिल देखिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? चेन रिएक्शन। इसीलिए इसका क्या नाम है? चेन रिएक्शन, क्योंकि ये रुक नहीं पा रही है। एक श्रृंखला मतलब एक श्रृंखला बनती जा रही है, 1 से 3, फिर उस 3 से 1 से 3, ऐसे करके कंटिन्यूअस बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हमें इसे रोकना है तो हम क्या करेंगे? किसी तरह से अगर इसमें से इन 2 को अगर हम रोक दें तो क्या होगा? इससे अगर एक ही बना तो हम फिर इन 2 को रोक देंगे, तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ से जाके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे ही होगा। अगर ये 2 न्यूट्रॉन्स को हम अगर किसी तरीके से रोक दें तो 1 से 1 बना,
फर्दर फिर वो 2 को हम अगर रोक ले जाएं तो रिएक्शन उससे स्लो हो रही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हमारा जो एटॉमिक रिएक्टर होता है यानी परमाणु भट्टी में हम बहुत सारे जैसे ओट्स वगैरह सब डेवलप करते हैं, जो एलिमेंट्स खूब सारे जो यूजफुल हैं हमारे वो सब हम निकालते हैं उसमें। तो ये परमाणु भट्टी में जितनी एनर्जी निकल रही है, इसीलिए परमाणु भट्टी देखिए 1000, 1500, 2000 डिग्री सेल्सियस का काम कर रही है। हफल फर्नेस ये सब जितनी फर्नेस होती है वो सब हम किसमें यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर यूज़ कर रहे हैं। तो आपका ये परमाणु भट्टी उसका एग्जाम्पल हो गया। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो आपका बड़ा न्यूक्लियाई 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रही है। दूसरी चीज़, तीसरी ये एग्जाम्पल है चेन रिएक्शन का। चेन रिएक्शन आपका न्यूक्लियर फिजन में आ रहा है। और इसके बाद चेन रिएक्शन भी आपकी 2 तरह की होगी, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। अगर आप कंट्रोल उसको नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम्पल हो गया एटम बम का। तो वहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट ओपेनहीमर, 1945 में सबसे पहले इन्होंने एटम बम को डिस्कवर किया था कि ये यहाँ से चेन रिएक्शन से निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। इसके बाद आपका जो है अनकंट्रोल्ड वाले, कंट्रोल्ड वाले में क्या हो गया, एटॉमिक रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक एनर्जी स्टोर करने में लगता है? ये रूम टेम्परेचर, ये आपकी जो रिएक्शन होती है ये रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। स्पोर्ट में कितने डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, साथ धुआं भी जम जाता है, वो कितना टेम्परेचर की उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्परेचर का जो नीड होता है वो फ्यूजन में होता है। ये जो आपका विस्फोट होता है ना, इसके लिए कोई टेम्परेचर नीड नहीं, कभी भी हो सकता है। अभी देखिए जो ज्वालामुखी वगैरह सब फूटते हैं ना, वो दबे रहते हैं और अचानक से विस्फोट होता है, यही तो होता है। फटते हैं तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड? भाई बहुत टेम्परेचर रहता है उसका, अगर एक भी आपके आस पास भी गिर जाए ना तो हालत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बहुत ज़्यादा, देखिए 200 MeV एनर्जी के साथ ये रिएक्शन हो रही है। अभी जब इसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उससे एनर्जी कितनी ज़्यादा निकल रही है, दूर दूर तक लोग जल जाएंगे अगर बिल्कुल आस पास रहेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर के रेडियस में बहुत ज़्यादा, बहुत रेडियस को ले लेता है बिल्कुल, फिर उतने पे उसका असर, और कुछ तो ऐसा होता है सालों साल उसका असर होता है। ये सब चीज़ें लिमिट निर्धारित की जाती है उसके साथ, जैसे कि ये 10 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट रहेगा, 5 किलोमीटर तक इसमें कंट्रोल लिमिट होगी। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इसका नाम ही है अनकंट्रोल तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे भाई। अगर हम उसको कंट्रोल कर ले जा रहे हैं तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, हम क्यों चाहेंगे एटॉमिक बम कहीं गिरा दे, हम तो नहीं चाहेंगे उसको, वो तो हम नहीं उसको कर पा रहे हैं। तो उसका जो है, जो ये सब आतंकवादी ही यूज़ करते हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ये इसका जो है मिसयूज़ करने की कोशिश करें। बाकी इसका एरिया कई किलोमीटर्स में होता है, क्योंकि अगर उसको एरिया मिल रहा है तो वो कहीं भी जा सकता है ना, फिर हम उसको रोक नहीं सकते। ये सब कुछ बड़े बनते हैं किस लेवल पे बनते हैं, उसका मतलब आधार क्या होता है कि जैसे 10 किलोमीटर तक हमें उड़ा देना पूरा सिटी गाँव का, तो उसका अमाउंट रखते हैं ना कि हमें अगर छोटा बनाना मान लो छोटा उड़ाना है, अगर कोई छोटी सिटी उड़ानी है तो उस हिसाब से छोटा आइटम बम गिराएंगे, और भाई अगर बड़ा बिल्कुल उड़ा देना है तो बड़ा सा बनाएंगे, या उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रखेंगे। ये भी बात है, साइज बड़ा रखना जरूरी है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक है, वो सब कैपेसिटी है। वन एच टू का क्या नाम है, कितना बताया था, बताइए।
ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलकर आपका हीलियम नाभिक बना रहे हैं और 17.6 MeV एनर्जी से रिलीज हो रही है। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन बम। एडवर्ड टेलर ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले 1952 में। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे इसकी पावर की बात करें तो हाइड्रोजन बम की पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत इससे भी ज़्यादा है एटम बम से, ठीक है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी ज़्यादा रहता है। जैसे अभी ये क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो अगर कहीं पे एटम बम गिराना है या अगर लंबा हमें क्षेत्र लेना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन बम प्रीफर करेंगे। हाइड्रोजन बम प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि लंबे पीरियड तक चले, लेकिन एटम बम का जो होता है वो काफ़ी समय तक भी चल सकता है। और इसका क्या है, तुरंत जो इफेक्ट दिखाया नहीं तो खत्म। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अब एक थोड़ा सा चैप्टर छोटा सा और बचा, ये हो गया आपका। नहीं, चेन आपकी बनती है फ्यूजन। फ्यूजन इसीलिए जो एटम बम बन रहा है वो खतरनाक है, क्योंकि वो क्या करता है, चेन बना देता है। तो अगर वो जमीन में दब भी गया फिर क्या होगा, वो लगातार रिएक्शन करता रहेगा तो फिर कभी हो सकता है अचानक। तो वो जो है आपका लंबे पीरियड तक, ये क्या हुआ, अरे बाप रे, तुम उड़ाने जा रहे क्या? पूछो भी मत, नहीं तो अगर तुम्हारा नाम बाहर आ गया ना तो हो गया फिर तुम। एक एटम बम का 10 किलोमीटर रेडियस होता है, 1000 से गुणा कर 10,000 हो गया। 10,000 का मतलब कितना होगा, भारत और नीचे तक 10,000 हो गया ना। एक हाइड्रोजन बम कितना है, 196 हो जाए पूरे देश में, 196 हाइड्रोजन दुनिया में। एक महाविद्यालय में भी काफी पूछिए आप ये लोगों को फाइनल तो देगा बनाना। अरे बने हुए हैं, किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया बातें बहुत अच्छी बात। हम उसके पहले तुम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये, चलो अब तुम लोग को बम हम से बाहर ले गया, बहुत बम में चले गए हो। जॉन डाल्टन चलिए सबसे पहले एटम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटम और न्यूक्लियस, इसकी बात करते हैं। पहले सबसे एटम इंडिविजुअल पार्ट है कि नहीं, पहले ये सोचते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि अल्टीमेट हम उसे कब तक डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ है तो हम अगर उसको छोटा कर रहे हैं तो लिमिट होगी कब तक उसको हम छोटा कर सकते हैं। और ऐसे कोई हमारे पास एलिमेंट है तो अगर उसको डिवाइड हम कर रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन होगी कि उसके बाद हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल है मतलब इसके बाद हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अविभाज्य पदार्थ, इसके बाद ये विभाज्य नहीं है। ये किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवरी की एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि किस तरीके से एटम हो रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू में पहली थ्योरी उन्होंने दी थी उसके बारे में, ठीक है। पहली थ्योरी देना ही कठिन होता है, उसके बाद तो लोग क्या करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे उसकी जो लिमिटेशंस होती है उसको पकड़ लेते हैं, उसी में इम्प्रूवमेंट करके अपनी थ्योरी बना देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो लेके आता है सबसे कठिन काम वही होता है, वो नई चीज़ है। इसके बाद तो लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। देखिए कोई भी थ्योरी आती है, जैसे फर्स्ट वाली ये आई, सबसे पहले इन्होंने जॉर्ज डाल्टन ने बताई अपनी बात, फिर थॉमसन अपनी बात लेके आ गए, फिर रदरफोर्ड लेके आ गए, फिर बोर कॉन्सेप्ट आया, फिर सोमरफेल्ड मॉडल आया। तो उसके बाद इस तरह से लोग इम्प्रूव कर रहे हैं उसको, लेकिन सबसे शुरुआत जॉन डाल्टन। अब यहाँ पे आपके तीन फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक पार्टिकल,
ठीक है, क्योंकि जैसे पॉजिट्रॉन वगैरह है ये सब आपके फंडामेंटल नहीं है, ये बने और कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो खत्म नहीं होते, वो अल्टीमेट पार्टिकल हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल्स हैं। अब इसमें ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? नाभिक है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो हमारा जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इसके अंदर कौन कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसे ये चक्कर लगाने के लिए भी ये होता होगा कहाँ चक्कर लगाए, ये भी तो बात है। जैसे आप मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, अब ये डिसाइड हो गया कि भाई हरदोई में क्लास होगी, ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब हरदोई के बाद भी ये डिसाइड हो गया कि CSM में क्लास होगी, तो आपको ये पता चल गया कि आपको इर्द गिर्द यहीं घूमना है ना, इर्द गिर्द यहीं घूमना है। तो ये जो इस तरह से चक्कर लगाने वाली बात हो गई, तो ये एक ही राउंड नहीं है आपका, इस तरह से आपका ये कई सारे हैं। तो जब ये कई सारे हैं तो इसको एक कहते हैं सेल, एक होता है सब सेल और एक है कोष, उत्कोष और कक्षा, 3 चीजें हैं। जैसे आपका ये डिफाइन हो गया कि ये यहाँ पे चक्कर लगाना है, तो ये डिसाइड हो गया ये क्या हो रहा है? कोष हो गया, है ना, ये कोष हो गया, मतलब हरदोई डिफाइन हो गया कि कोष हो गया। इसके बाद डिसाइड हो गया आपका CSM, वो क्या हो गया? कोष हो गया, कोष हो गया, ये डिसाइड हो गया। इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि इस रूम में, है ना, इसको थोड़ा सा और हम लोग कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गया, पहला वाला डिसाइड हो गया कि आपका CSM में क्लास होगा, मान लीजिए उसको कोर्स हम कह रहे हैं, ठीक है, वो कोर्स। इसके बाद इस रूम की बात हो गई, तो आप अब इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर भी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप बैठेंगे कहाँ, ये भी तो बात है। तो पर्टिकुलर किस सीट पे बैठेंगे, तो ये क्या हो गया आपका? कक्षा, यानी आप यहाँ पे एस्टेब्लिश होंगे। इसी तरह से ये है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, तो जब उसको पता है कि हमारी सेल्स हैं, हम यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, तो हमारा जो KLMN होता है, KLMN, जैसे पहली वाली हो गई, ये हो गई K, फिर L, M, N, O, P, ऐसे करके हम बाहर निकलते जाते हैं। ये 7 तक होता है, ऐसा नहीं कि बढ़ते ही चले जाते हैं, ठीक है, 7 तक जो, हाँ 7 तक जो हमारे कोर्स हैं वो 7 तक ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। इसके बाद हम जाते हैं उपकोष। अब सेल के बाद सब सेल, हाँ सब सेल मतलब अब बात आ गई कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ये डिसाइड होता है। अब इसमें भी तो ये सेल इतनी बड़ी है भाई, इसमें भी तो देखा जाए सेल इतनी बड़ी। अब वो भी कह रहा है भैया तुम यहाँ रहोगे कि इधर रहोगे, इधर आ रहा है तो यहाँ वाले लोग कह रहे हैं तुम उधर जाओ, उधर वाला कह रहा है तुम उधर जाओ, ये भी तो बात है कि भाई पहले ये हुआ इस वाली सेल में घूमो, उसने कहा नहीं तुम्हारी सेल हुआ है उधर जाओ, वो चला गया। उसके बाद वहाँ भी उसको परेशान कर रहे हैं कि तुम इधर रहोगे कि उधर रहोगे, तो उसको जगह दे दी गई कि तुम यहाँ पे बैठे रहना चुपचाप, ठीक है, तो ये उसका जगह फिक्स हो गया। तो ये जो उपकोष हो रहे हैं आपके, ये डिसाइड हो गया SPDEF, ये सब क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके सब सेल, ठीक है, ये हो गई सब सेल। अब इसकी बात आ रही है कि अब तो S में P में वो रहेगा, ठीक है, अब P में भी कहाँ रहेगा, ये भी तो बात आ रही है। जैसे अब ये P मतलब क्लास तक आ गए थे, अब P के बाद भी ये हो रहा है कि आप किधर जाओगे, ये भी तो बात। जैसे S हमारा होता है, तो S हमारा क्या है? स्फेरिकल, S स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से, 2 इलेक्ट्रॉन है आराम से यहाँ पे आ गए। ऐसे ही जो P होता है,
पी में 3, पीएक्स, पीवाई और पीजे। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आया, अब उसकी बात है कि तुम इधर रह लो कि इधर रह लो कि इधर रह लो। उसके लिए भी इतने ऑप्शन हो गए। ऐसे ही डी में हो जाता है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा भी यहाँ, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को रहना है, इसमें रहना है तो 2 यहाँ रहेंगे, इसमें रहना है तो यहाँ रह सकते हैं, यहाँ यहाँ, एक में 2 ही रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़। और इसकी फिलिंग वगैरह का भी तरीका होता है, ये सब चीज़ें। जैसे मूवी में सस्पेंस में छोड़ देते हैं ना, अब मैं यहीं पे छोड़ूंगी इसको सस्पेंस की तरह कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। अब आप आगे सोचेंगे कि अच्छा इलेक्ट्रॉन को और क्या हुआ होगा, नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ आपको कि अगर S है, P है, D है, ये सब चीज़ें। ऐसे ही F में कितने होते हैं? 7। तो पहले कोस उपकोस ये सब एक बार याद कर लीजिए। जैसे अगर कोस की बात कर रहे हैं तो कोस आपके 7 तक गए, K L M N, ये सब सेल हो गई। अभी आपके उपकोस की बात कर रहे हैं तो उपकोस आपके 4 हो गए, S P D F, ये हो गए। अभी बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। इसको थोड़ा क्लीन कर दो, एक साफ सुथरा बनाते हैं तो तीनों क्लियर हो गए। सेल, सेल की बात करते हैं तो K L M N सो ऑन, ये हो गई आपकी सेल। ठीक है, अब सब सेल की बात कर लो। S P D F, ये सब सेल 4 हो गए आपके। ठीक, अब यहाँ पे ऑर्बिटल की बात कर लो। S में ऑर्बिटल 1 हो गया, और D में, P में 3 हो गए, 1 ये हो गए, 3 और इसमें 5 7 हो गए, इसमें 7 हो गए। अब यहाँ पे आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, तो इसमें कितने हो गए? 2। पी में 6, इसमें 10, इसमें 14। बस ये जितने लिखे हैं इसी में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप भूल जाइए तो सिर्फ मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए बस। अगर कभी जैसे होता है दिमाग सीरियस हो जाता है तो हमारा मल्टीप्लाई 2 याद आ जाएगा जो मैडम ने वहाँ से लिखा, क्योंकि एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बाकी इसके आगे कई रूल्स हैं, जैसे हुम्स रूल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन हो गया, ये सब, हाँ N+L रूल, ये सब थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपसे बस ये पूछता है कौन सा रूल क्या कहता है, बस आपसे सीधा सीधा यही पूछता है। इसके आगे कुछ नहीं, पूछी जाती भाई। अगर मान लीजिए हम उसको पूछना है तो हम ये कहेगा कि कौन सा रूल कहता है मैक्सिमम, ऐसी पेयरिंग करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग है। तो आपको नहीं आता तो आप नहीं बता सकते, तो ये कौन कह रहा है? हुम्स रूल कह रहा है। तो ये पाउली क्या कह रहा है, अबाउ क्या कह रहा है, तो ये रूल कौन सा रूल क्या कह रहा है, बस डेफिनेशन। क्योंकि धीरे धीरे हमारे पास सिलेबस इतना हो जाता है, जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं सारी चीज़ें तो इतनी हो जाती है। जब इतनी हो जाती है कि हमें इस सबका आउटलाइन भी याद रहे तो समझिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़े क्वेश्चन उसको इजी भी तो बनाने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सब जगह से टफ वाले क्वेश्चन डालेगा, कहीं ना कहीं से थोड़ा ऊपरी लेयर वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से ये जो 3-4 जगह से होता है बिल्कुल ऊपर ठीक है। ये हो गया इतना, चलिए ठीक। एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे इसमें कितने इसके होते हैं? सर्कल 7 होते हैं कोई भी न्यूक्लियस के, तो 7 होते हैं तो इसमें L N M O P इसे तो इसमें 4 ही दिए हैं, लेकिन बाकी कितना? L क्या पूछ रहे हो? जो न्यूक्लियस के साइड में जो उसका सर्कल दिया गया था, जितने भी
तो इसमें सबको जैसे L M N O P तो 4 ही तो हुई है, बाकी 3 था। K L M N O P Q ऐसे 7 तक पढ़ी है। बाकी लिखे नहीं। हाँ बाकी लिखे नहीं, मैं डैश कर दिए ना, वो 7 तक जाता है। K L M N O P Q बस हो गया 7 तक। K L M N O P Q हो गया 7 तक, बस इतना ही है। ठीक है, 7 तक इसकी फिलिंग कर देंगे। ठीक, अब फर्दर आगे क्लास लगेगी तो एटॉमिक आपका कंप्लीट कर देंगे, और अगर फिजिक्स की होगी तो फिजिक्स। जैसे हमसे बोला गया है कि फिजिक्स पढ़ानी है। न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे, क्या चीज़ न्यूमेरिकल नहीं फिजिक्स में। हाँ